स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर है, यहां 30 डिग्री पे एक पार्टिकल है, उसे आपने कुछ रिलीज किया यहां से, तो वो किसी थीटा एंगल पे आकर के, यहां से थीटा एंगल पे आकर के ये छोड़ देता है, यहां ब्रेक ऑफ हो जाता है, उसका ब्रेक ऑफ पॉइंट है ये ब्रेक ऑफ पॉइंट है, ठीक ना। पूछा है कि वो कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, ये एंगल कितना हो गया बताइए, थीटा माइनस 30 डिग्री, रेडियन में रख दोगे तो 30 डिग्री को क्या लिखोगे, π/6 लिख दोगे, श्योर। तो ये जो डिस्टेंस s चलेगा वो s कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा माइनस π/6, आंसर राइट। थीटा एंगल पे वो छोड़ेगा, ठीक है। हाँ यहां पे, यहां से वर्टिकल से थीटा पे, राइट। 30 से रिलीज किया गया और थीटा पे छोड़ दिया, कितना वो चला, कितना चला रहे यार, थीटा माइनस 30 एंगल चला है कि नहीं, और इंटू आर कर दोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, ठीक। अच्छा, ब्रेक ऑफ पॉइंट कैसे निकालिएगा ये बताइए, ये हाइट यहां से यहां आ गया, वो h हाइट नीचे गिर गया, यहां वेलोसिटी 0 थी, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, अरे v रूट 2gh होगी यार, वेलोसिटी v हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू रूट 2gh हो जाएगी, ठीक बात है। और h कैसे निकालोगे, यहां से इसको आगे ले आओ, यहां से इसको आगे ले आओ, एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, r cos 30 इतना हो गया, r cos 30 इतना हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r cos थीटा हो गया, क्योंकि थीटा इतना था ना, थीटा इतना था ना, ये थीटा सॉरी थीटा इतना था, तो एंगल के सामने r sin थीटा और एंगल के बगल में r cos थीटा, r cos थीटा हुआ कि नहीं है, इतना थीटा था तो ये r cos थीटा, तो इतना कितना हो गया बोलो, r इंटू cos 30 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। तो h हो गया कितना, r इंटू cos 30 माइनस cos थीटा, उसको h को उठा के हम यहां रख देंगे, वेलोसिटी पा लेंगे। तो दूसरी बात समझो, जिस थीटा पे वो ब्रेक ऑफ कर रहा है वहां पे एफपीडी ड्रॉ करो, डायनेमिक्स दोनों लगाना पड़ेगा, थीटा ये है, थीटा ये है, डायनेमिक्स और एनर्जी दोनों लगाना पड़ेगा, इधर कितना mg cos थीटा, इधर कितना mg sin थीटा, यहां से रिएक्शन कितना हो गया, n, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लिखोगे, mg cos थीटा माइनस n बराबर क्या, m इंटू ए नॉर्मल, ए नॉर्मल वहां पे n क्या है बोलो 0, और ए नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है v स्क्वायर बाई r, तो यहां से कितना आ गया, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, m मर गए, क्या हो गया v स्क्वायर बोलो, gr cos थीटा, इतना आ गया, v r स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, और यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2gh, और h की वैल्यू कितनी है r इंटू cos 30 यानी रूट 3/2 माइनस cos थीटा, बोलो कितना आ गया, v स्क्वायर यहां से इतना आ गया, और वहां से कितना आ गया, gr cos थीटा आ गया, तो gr और gr उड़ गया, 2 को भीतर ले आओ तो क्या बचा, रूट 3 माइनस 2 cos थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा, इसको उधर ले जाओ तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 3, cos थीटा कितना आ गया बोलो 1/√3, थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स 1/√3, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये यहां से यहां चला, कितना एंगल चला बोलो, cos इनवर्स 1/√3 माइनस कितना π/6, तो ये डिस्टेंस s कितना हो जाएगा, r थीटा, r इंटू ये एंगल cos इनवर्स 1/√3 माइनस π/6, बात समझ में आई, मतलब ये अलग है पूरा, इतना ये cos इनवर्स 1/√3 टोटल माइनस s इज इक्वल टू r, ठीक है, लिख लीजिए, खुश।
शीट देना। क्वेश्चन हो रहे होंगे तुम लोगों से, एकदम सन्नाटे में चले गए हो। जिस प्रॉब्लम में नीचे से रस्सी फेंकते थे कहां छोड़ेगा उस वाले में भी, और यहां ऊपर से पार्टिकल गिराते थे उस वाले में भी, दोनों में क्या क्या लगाते हैं, डायनेमिक्स और एनर्जी दोनों अप्लाई करते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स लगा के एन को 0 कर लेते हैं और एनर्जी में सीधे v²2gh कर लेते हैं, यही ना। ऊपर से छोड़े कहां रिलीज, कहां से कितनी, कहां पे छोड़ेगा वो वाला प्रॉब्लम, या नीचे से वेलोसिटी दी और कहां टेंशन 0 होगी वो वाला प्रॉब्लम, दोनों एक ही होगा। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है मास स्मॉल m का, ये ब्लॉक है मास कैपिटल M का, और यहां पर टेबल है, यहां पर फोर्स F लग रहा है, ये दोनों रफ है, दोनों ही रफ है। इसे मैं सरफेस 1 बोलता हूं, इसे मैं सरफेस 2 बोलता हूं। बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन, नो स्लिपिंग बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, इन दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही है, लेकिन कैपिटल M और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग हो रही है। किस सरफेस पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, 2 पे, और कहां हो रही है, 1 पे, राइट। इट इज गिवन दैट देयर कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F by 2 into m plus m, right? Find first part, coefficient of kinetic friction between m and ground, m और ground के बीच में कितना kinetic friction है। दूसरा, friction between, frictional force between 1 and 2, between blocks, frictional force on upper block, work done by friction on upper block as system displaces by D। ठीक है, वेरी सिंपल, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब इन दोनों, हमने फोर्स तो नीचे वाले पे लगाया, राइट। तो जब हम नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा ये बताना है। किधर लग रहा होगा, आगे, लाहौल ब्लॉक पर, क्यों, नीचे से फोर्स लगाएगा तो ऊपर लग जाएगा, ऊपर लगाएगा तो नीचे लग जाएगा। बड़ा खेल है भाई। जब कभी भी फ्रिक्शन की दिशा निकालनी हो तो क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, भगवान का नाम लेकर के बॉडी का फोर्स डायग्राम बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा बनाना चाहिए। यही सुदर्शन चक्र है बेटा, इसी से गर्दन काटी जाएगी मुहर्रम के दिन, समझे। ये हो गया ये ऐसा, और ये रहा ऐसा, ये देखो सब बम्बैया मेथड है, ये देखो ऐसा हुआ, ये यहां से ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। बात समझे क्या, ऐसा बना लेना चाहिए। क्या सर नहीं बना होते तो धुआं उड़ा रहे होते इधर उधर। ये आगे जाएगा, जब ये डब्बा आगे जाएगा तो इसके दांत जाके यहां भी धक्का मारेंगे और यहां भी धक्का मारेंगे। बात समझ में आई। तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगा, इसी का ये कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है। ये फ्रिक्शन आगे लग गया F1, और इसका ये आगे लग गया, इसका इधर किधर लग गया, पीछे लग गया F1।
और क्या हुआ, ये आगे आया, ये आगे था, ग्राउंड पे किधर लगा, F2 आगे लगा, और रिएक्शन में इसका F2 पीछे लग जाएगा। बात समझ में आई? ठीक बात है, राइट। तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चौकी पे कोई सोया हुआ है, मान लो इसी को सुला देते हैं, सुलाएं क्या इसको, किसी चौकी पे मान लो सोया हुआ है, मैं जब चौकी पकड़ के खींचता हूं तो ये किधर आएगा, इसी दिशा में आएगा ना, ये उधर जाएगा। ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि चौकी का इसके पीठ का जो कांटेक्ट है वो फ्रिक्शन इसको आगे ले आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और अगर मैं इसको पकड़ के खींचता हूं तो चौकी साथ में आती है। नो सर, नो सर, अभी लेटाएंगे खींचेंगे चौकी आएगी साथ में? अरे नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? अच्छा, तो तुम कायदे की चौकी पे सोए नहीं होगे, तुम दरिद्र की तरह सड़ियल चौकी पे सोए होगे। ठीक है, आएगी यार, जहां रफनेस होगी आएगी, नहीं आएगी? अब तुम माइका लगा दो, फ्रिक्शन कम कर दो, सर से खींचोगे तुम आ जाओगे, चौकी वही रहेगी। माइका ना लगाओ, ठीक है, और लेट जाओ, और तुमको चौकी उतनी भारी नहीं रहे, वजनी नहीं। अगर तुम कुर्सी पे बैठे हो और मैं तुमको खींचू तो कुर्सी कभी कभी नहीं आगे आ जाती है। अभी बेंच को खींचे तुम आगे आओगे, तुम बेंच पे बैठ जाओ, मैं तुमको खींचू तो बेंच आगे आएगा नहीं आएगा? थोड़ा सा यार हल्का रखो, फ्रिक्शन ज्यादा रखो तो आ जाएगा। ठीक है, तो खैर कहने का मतलब यह है कि फिलहाल इसकी वजह से फ्रिक्शन इधर, इसकी वजह से फ्रिक्शन इधर। मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूं, लेकिन इसकी जरूरत तो है यार। तुम टारगेट बैच में थे यार, तुम आ जाए हो क्या? अरे अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में मिलता है, ठीक ना? हाँ, तो ये बताओ बालक कि हम ये कह रहे हैं कि जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है कि नहीं, जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो क्यों हम इन दोनों को अलग अलग माने? जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो ही नहीं रही है तो क्यों ना हम ऐसे मान ले, एक मान ले टोटल को। जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो ही नहीं रही है तो एक मान सकते, नहीं मान सकते? ठीक है, तो फिर ना F लग गया आगे, यहां का फ्रिक्शन दोनों खत्म करो तो, क्योंकि दोनों जब पूरा सिस्टम मान लिया तो आगे पीछे नेट जीरो हो गया इसका। इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा, मोशन तो हो रहा है। बॉडी का नेट एक्सेलरेशन किधर बता रहा है, आगे की तरफ ए से। तो कौन बड़ा, कैपिटल एफ की स्मॉल एफ? क्या लिखोगे इक्वेशन? F माइनस एफ इज इक्वल टू मास m प्लस एम इंटू ए कितना है बोलो? F बाई 2 इंटू एम प्लस एम, ये इतना हो गया। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू एफ बाई 2, यहां से फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, F बाई 2, राइट। मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना पैदा हुआ होगा, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू के इंटू एन, राइट। तो कितना आ गया तुम्हारा, एन की वैल्यू यहां कितना है, टोटल वेट m प्लस एम जी, तो F कितना आ गया 2 टाइम्स म्यू के इंटू एन की जगह कितना बोलो, तो म्यू के इंटू एन की वैल्यू कितनी है, m प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू कितना, F बाई 2। तो म्यू के कितना आ गया बताइए, F बाई 2 इंटू एम प्लस एम इंटू क्या, जी। ये मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही पूछा है। इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मिल गया, राइट। फिर क्या पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अपर ब्लॉक। जब अपर ब्लॉक का केवल पूछा तो केवल अपर ब्लॉक को देखो, अपर ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं बोलो, mg और n तो बैलेंस्ड है, फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ, कितना, F बाई 2 इंटू एम प्लस एम। लेकिन एक गलती है, बताओ क्या, बताइए क्या गलती हो गई है, हाँ क्या गलती हो गई है? हाँ, एक्सेलरेशन कॉमन होगा, तुम ही बताओ। हाँ, तो शुद्ध बेवकूफी की बात बताओ तुम, शुद्ध प्योर एकदम, थोड़ा भी समझदारी उसमें नहीं, एकदम प्योरेस्ट, शुद्ध प्लस समझ लो, शुद्ध से भी ज्यादा। क्या गलती है बताओ इसमें, कोई गलती नहीं यार, मूर्ख हो क्या एक नंबर के, ना लायक नहीं के। एक्सेलरेशन कॉमन होगा, कॉमन होगा तो उसका नहीं होगा कि दूसरे का हो जाएगा,
यार जब पूरी बॉडी एक साथ आ रही है, वही एक्सेलरेशन इसका होगा, वही एक्सेलरेशन इसका होगा, लेकिन हम एफबीडी किसका बना रहे हैं? अपर, छोटे वाले नहीं का यार, अपर ब्लॉक का, अपर ब्लॉक का बना रहे हैं, तो उसका वेट mg और रिएक्शन तो क्या, तो बैलेंस कर दे। फ्रिक्शन किधर लग रहा है इस पे? आगे। आखिरकार ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। चौकी पर तुम लेटे हुए हो, मैं चौकी खींचता हूं, तुम आगे आ रहे हो साथ में, तो तुमको कौन ला रहा है? मैं ला रहा हूं। मैं तो चौकी को पकड़ रहा हूं, चौकी फ्रिक्शन लगा रही हूं, तुम आगे आ रहे हो, राइट। तो इसके मोशन की जिम्मेवारी किसकी है? ब्लॉक के, फ्रिक्शन की। तो क्या लिखोगे? दिस फ्रिक्शनल फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या? इसका मास m इंटू a कितना? F बाई 2 इंटू m प्लस m। तो इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा अपर ब्लॉक पे। बात सही की गलत? हाँ हाँ, बात गलत। बताओ क्यों गलत? बात गलत, बताओ क्यों गलत? बताओ क्यों गलत? हाँ हाँ बताओ। म्यू के एन होगा, वहां पे म्यू के एन होगा। 100% की बेवकूफी की बात है, 1 पैसा इसमें मतलब समझदारी नहीं है, 100% शुद्ध बेवकूफी, प्योरेस्ट नॉनसेंस। बढ़िए, सही है यार। अरे हद है, क्यों हम चक्कर में पड़े के एन की? जब मोशन ही नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच नालायक, तो म्यू के एन यूज करने लगेंगे। करे कि यहां म्यू के एन यूज करेंगे। मोशन हो रहा है दोनों के बीच? नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट होने वाली है कि नहीं है? यस सर, कहीं लिखा है कि होने वाली है? यस सर। नालायक मूर्ख, मोशन हो रहा है क्या? म्यू के एन यूज करेंगे क्या? स्लाइडिंग होने वाली कि नहीं? जस्ट नहीं दे रहा है, पता नहीं। नो सर, क्या पता नहीं यार दिया ही नहीं, हम क्यों मान ले? हाँ एक बात पता है, फ्रिक्शन तो लगेगा आगे, तभी वो आगे जा रहा है, इसको पता है। स्लाइड हो रही है, मोशन आप निकल दो दोनों इस तरह से। मोशन होने ही वाला है दोनों के बीच रिलेटिव, पता है क्या? नहीं पता है। हाँ एक बात पक्की है कि कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन आखिरकार उस फ्रिक्शन के कारण ही तो ये मास एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर मास और एक्सेलरेशन पता रहे तो फोर्स निकाल सकते हो, वही तो कर रहे हैं। म्यू के एन लगा दीजिए। गलत है बताओ? क्योंकि ये सही है ये सही है भाई, ये फ्रिक्शन यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन से निकल जाएगा, म्यू के एन से नहीं निकलेगा, ना म्यू एन से निकलेगा। आखिरकार जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे है, मैं लोअर वाले पे फोर्स लगा रहा हूं और अपर वाले पे उसी दिशा में फ्रिक्शन लगेगा, और जो अपर वाले का एक्सेलरेशन होगा उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? उस फ्रिक्शन की होगी। तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? वो मास, जितने मास को वो एक्सेलरेट करा रहा है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक एज सिस्टम डिस्प्लेसेस बाय डी। अपर ब्लॉक जितनी देर में डी आगे जाता है, उतनी देर में फ्रिक्शन अपर ब्लॉक पे कितना वर्क करेगा? भाई फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इस पे पीछे मारे जूता निकाल के, पीछे लग रहा है उसपे फ्रिक्शन। सबसे चल, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अपर ब्लॉक पे। अरे एकदम फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अपर ब्लॉक पे, आगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपर ब्लॉक पे कितना है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक कितना होगा? हाँ cos थीटा। अरे हो गया, समझ गया कि हाँ F1 d cos 0, राइट। F1 की वैल्यू कितनी है? mf बाई 2 इंटू एम प्लस एम इंटू डी। आंसर लिखो। एकदम यार तुम लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो, कर लियो पहले से। अच्छा अभी पूछते हैं, चलिए करिए करिए, फटाक करिए।
4 लेक्चर से बेटा लोग तुम लोग वर्क डन पढ़ रहे हो, कहोगे सर, कहोगे बंबई भाग जाओ 2 घंटे में। और इतना बताने के बाद भी ना पता नहीं टेस्ट का रिजल्ट अभी मंगवाते हैं, टेस्ट रिजल्ट अभी मंगवाते हैं। हो गया, आंसर दिया होता तो रिवर्स गियर लगा के कोई निकाल सकता है। देखे देखे तो गलत है ना। एक स्फीयर है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब में एक बॉल है, बॉल जस्ट फिट हो जा रही है, बॉल का मास जो है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, और वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, और इस ट्यूब का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक बात है, राइट। होता क्या है कि ये बॉल ट्यूब में यहां से चलता है, यहां आता है, और ये रफ है, ये ट्यूब जो आप स्मूथ नहीं है, ये रफ है। तो ये बॉल यहां से फेंकते हो 5 से, फिर ये आता है, एक चक्कर लगाता है, फिर जब यहां आ जाएगा फिर इसकी स्पीड 5 ही रहेगी कि 5 से ज्यादा कि 5 से कम? 5 से ज्यादा कि कम? कम, क्योंकि कौन खा गया? फ्रिक्शन खा गया, तो उसकी एनर्जी हो गई कम, 3 हो गई होगी। अब क्या होगा, उस पार चला ही नहीं गया, फिर लौट के आ गया, फिर कम आया, फिर कम आया, तो ऐसा आया होगा ज्यादा, इधर से ज्यादा से कम आया होगा, फिर यहां से आया तो थोड़ा कम और चढ़ा, फिर यहां थोड़ा और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फाइनली यहां पे ये रुक जाएगा। यानी चूंकि फ्रिक्शन है तो बॉल मेक सेवरल ऑसिलेशन, बहुत सारे दोलन करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या पूछेगा बोलो? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य तुम बताओ कितना होगा, बताओ। बोलो। बॉल मेक्स सेवरल ऑसिलेशन, बहुत सारे ऑसिलेशन करता है, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, फाइनली कम्स टू रेस्ट, फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। तुम बालक एक बात बताओ, कभी भी तुम डेफिनेशन देते हो गरीब आदमी की या अमीर आदमी की, तो तुम क्या कहते हो? एक भिखारी 300 रुपया कमा लेता है एक दिन में, और दूसरा भिखारी 30 रुपया कमा पाता है। जब भिखारियों का झुंड इकट्ठा होगा तो ये क्या कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा अमीर भिखारी है? कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? किसी आदमी के पास 50 अरब रुपए हैं और किसी आदमी के पास 10 अरब रुपए हैं, ये 10 अरब वाला बेचारा गरीब कहा जाएगा किसकी तुलना में? 50। तो गरीबी और अमीरी एक रिलेटिव टर्म है। अगर दुनिया में सबको 2-2 करोड़ रुपया बांट दिया जाए तो तुम क्या सोचते हो, गरीबी खत्म हो जाएगी? 2 करोड़ सबके पास हो, भूसा किधर रखा रहेगा और क्या होगा? पैसे का महत्व तभी है जब एक के पास हो और एक के पास ना हो। ये बात समझिए, कैसा टर्म है ये? रिलेटिव टर्म है। ये ऐसा नहीं कि अच्छाई, अच्छाई हजारों लोग अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, या बुराई हजारों लोग बुरे हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव टर्म, हाँ अच्छा बुरा भी रिलेटिव टर्म है, लेकिन फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है। जब कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम डिफाइन कर लें कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो मानी जा रही है। जैसे भारत सरकार ये मानती है कि जो 32 रुपया रोज कमाता है वो गरीब आदमी नहीं है, वो अमीर आदमी है। 32 रुपया जो रोज कमाएगा आराम से खाएगा, मजे से दूध पिएगा 2-4 किलो, और क्या होता है कुछ कुछ जो होता है खाने को सामान, रोटी सब्जी, केला खा लेगा, है कि नहीं? 2 ठेकेला 4 ठेकेला नहीं मिलेगा, मतलब समझ लो। खैर आजकल तो उसका काम चल जाएगा, केला सस्ता है, ठीक है, वो उसको खा के ऊर्जा पाएगा, उस ऊर्जा से फिर चोरी करेगा और तब फिर खाएगा। बात समझे?
रिलेटिवली आपको कहीं 0 मानना पड़ेगा। अब परसेंटाइल सिस्टम है वहां पे कॉलेजेस में कि अगर 140 लोग, तुम तब से जमाई ले रहे हो, मोटे काटे जाओगे। एक तो लेट आए तब से आप सांड की तरफ बाएं बाएं की जाओ, तब से आप ना लायक है क्या? पूछ के आते हुए घर से खाना आप 9 बजे मिलेगा। शेफ तब से कंटिन्यूअस यार, मुंह बंद ही नहीं कर रहा हूं। पता नहीं कितना पीवी इक्वल टू आरटी गैस। जब कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें एक जीरो एनर्जी लेवल डिफाइन कर लेना चाहिए। जीरो डेटम लेवल डिफाइन कर लेना चाहिए। जहां यू 0 है उसी u इज इक्वल टू 0 के रिलेटिव में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं, तो यहां कितनी हो जाएगी? u इज mgh और h कितना है? 2r और r की वैल्यू कितनी है? 0.1। m कितना है? 0.1 के g कितना है? 10। 2r कितना है? 0.1। कितना हो गया बोलो? 1.2 जूल। कितनी एनर्जी है देख लेना जरा। कितनी एनर्जी है? 0.2 जूल, राइट? नहीं है? अरे अगर यहां पे u 0 मान ले तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0.2 जूल होगी। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी होगी? हाफ mv²। वो रिलेटिव टर्म है, लेकिन यहां पे हाफ ऑफ m कितना है? 0.1। v कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25/2 2.5 1.25। क्या समझे? 1.25 जूल। तो यहां पे अपर मोस्ट पॉइंट पे सब क्या हो गया? ई टोटल कितना हो गया भाई? बोलो। दिस प्लस दिस कितना? 1.45 जूल हो गया। और यहां पे यहां पहुंच के फाइनली रेस्ट हो जाता है। यहां पहुंच के के क्या हो जाता है? 0। तो यहां पे ई टोटल कितना हो जाता है? 0। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में एनर्जी लॉस हो गई, सारी ऊर्जा खत्म हो गई और कुछ दिख भी नहीं रहा। सब कौन खा गया? फ्रिक्शन। तो वर्क इनिशियल कुछ रुपए थे प्लस वर्क डन एक्सटर्नल बराबर एनर्जी फाइनल। कुछ रुपए तुम्हारे पास थे, कुछ बाहर से मिल गए, फाइनल एनर्जी हो गई। इनिशियली कितने रुपए थे बोलो? 1.45 जूल रुपए थे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर फाइनली कितने हो गए? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया भाई? -1.45 जूल हो गया। बात समझ में आई? फ्रिक्शन ने यहाँ पे नेगेटिव वर्क किया है और इस प्रॉब्लम में यहाँ पे अपर ब्लॉक पे कैसा वर्क किया था? पॉजिटिव। तो फ्रिक्शन कैसा भी वर्क कर सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, लिख लीजिए। यहां पे वर्क डन निकालने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है? एनर्जी का डिफरेंस, ना कि F.ds। नहीं समझे? एक सर्कल है, यहां पे एक ब्लॉक है, एक बीड है, एक रिंग है। रिंग का मास जो है वो m है। रिंग का वेट किधर लगा बोलो? mg नीचे। मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल। F1 इज 2 mg। इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। ऑलवेज हॉरिजॉन्टल समझते हो ना? हमेशा क्षैतिज है। और हम F2 लगा रहे हैं, ठीक है, mg/2। ठीक है, इट इज अगेन ऑलवेज वर्टिकल, ऑलवेज वर्टिकल। और ये रिंग यहां आ जाती है A पर। ये A से चलती है और B पे आ जाती है। उस रिंग पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कितने लग रहे हैं? 4। वेट,
फोर्स बाय एजेंट और एक रिएक्शन, वो बीड रिंग में फंसी हुई है ना। तो रिएक्शन तो इस केस में सर्कुलर मोशन में रिएक्शन हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होता है, टेंजेंशियल होता है। तो वर्क डन बाय रिएक्शन इस प्रॉब्लम में क्या हो गया, 0 हो गया। ए से बी तक जाने में रिएक्शन ने कितना वर्क किया, 0। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होता है और डिस्प्लेस, हम सर्किल पे चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल है। तो वर्क डन बाय रिएक्शन कितना हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं, राइट? तो आप सुन नहीं रहे हो, आप तो ठीक से सुनो ना, उधर क्या देख रहे हो, क्या? थोड़ा अजय, रिएक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन बाय रिएक्शन क्या हुआ, 0। हाँ खड़ो। वर्क डन बाय एमजी कितना हुआ बालक, बोलो। ए से बी तक आने में वर्क डन बाय एमजी कितना हुआ, रेडियस आर है, बोलो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझे बालक? चलो इतनी हिंट दे दिया, बताओ। ए से बी तक आने में वो आया तो ऐसे है, लेकिन mg की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा वाला। यहां से यहां जाने में ऐसे और ऐसे जाना पड़ेगा, तो mg की दिशा में, mg के विरोध में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, r। mg नीचे, r ऊपर, दिशा में कि विरोध में, अपोजिट में। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ आर कॉस थीटा क्या होगा, बोलो। तुम्हारा धुलाई का वक्त आ गया। भले वो यहां से यहां जा रहा है, mg ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, लेकिन तुम वो कंपोनेंट लो जो कि mg के एलॉन्ग है ना, ये r है, ये r है, तो mg के एलॉन्ग कौन है, ये r√2 था क्या टोटल, r√2 नहीं, r वाला, mg नीचे और r ऊपर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, बढ़ो, माइनस mgr। वर्क डन बाई फोर्स F1, F1 हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, बट हो तो F1 इंटू F1 की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 mgr। F1 की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, यहां से यहां तक जाने में r ही ना हुआ। वर्क डन बाई F1 क्या हो गया, 2 mgr। और वर्क डन बाई F2 कितना हुआ, बोलो। F2 ऊपर लग रहा है और यहां से यहां आने में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, mg की दिशा, F2 की दिशा में हुआ कि विरोध में हुआ, उसकी डायरेक्शन में हुआ कि अपोजिट में हुआ। अब अभी तो अपोजिट बोल रही थी। अरे यार F2 की दिशा में हो रहा है, मेरे बाप, एकदम चट लो यार तुम लोग। यार यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में ये ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है और ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क कौन कौन करेगा, F2 और mg। इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क कौन कौन करेगा, F1। F1 इंटू उसकी दिशा में डिस्प्लेसमेंट r, उसका वर्क डन हो गया। F2 की दिशा में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट r, वर्क डन बाय F2 कितना होगा, mg बाई 2 इंटू कितना, 4 फोर्स लग रहा है, चारों का वर्क डन आ गया। W नेट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लो, 3/2 mg। बात समझ में आई? क्या पूछेगा, पूछा है वर्क डन नेट फाइंड वर्क बाय ऑल दी फोर्सेस, ठीक है। पूछा है, यहां पे रेस्ट पे था, यहां पे रेस्ट में था, फाइंड वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट बी। तो क्या लिखोगे, एनर्जी एट ए प्लस एनर्जी एट बी, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, एनर्जी एट बी। ये बताओ यहां हम पोटेंशियल एनर्जी जैसा शब्द यूज करें कि नहीं यूज करें। अगर हम mg को, अर्थ को एक्सटर्नल सिस्टम माने, तो क्या हम पोटेंशियल एनर्जी शब्द यूज करेंगे, नहीं।
हम पोटेंशियल एनर्जी शब्द कब यूज करते हैं? जब अर्थ को बॉडी के साथ क्या मानते हैं? इंटरनल सिस्टम मानते हैं। बात समझ में आई? यहां ये इक्वेशन लिखते वक्त हमने सिस्टम किसको माना है? हमने सिस्टम माना है किसको? बोलो। केवल रिंग को, रिंग को सिस्टम माना है। और अलग से कितने फोर्स लग रहे हैं? 4, mg, F1, F2 और रिएक्शन। तो mg क्या हमारे सिस्टम में अर्थ है क्या? है क्या? है क्या? है क्या? नहीं है? है क्या? है। गोबर गणेश हो क्या? जब अलग से लिख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में केवल रिंग है, मेरे बात तो नहीं है। अगर हम सिस्टम में लिखते हैं कि रिंग प्लस अर्थ दोनों है, हमारा मर्जी यार। अगर मैं अपने आप को सिस्टम ले लूं तो मेरा दांत मेरा इंटरनल सिस्टम है और इस आदमी की आंख जो है एक्सटर्नल सिस्टम है, क्योंकि वो मेरे शरीर में नहीं है। अगर इस कमरे को मैं सिस्टम ले लूं तो हम भी इसके इंटरनल पार्ट हो गए। वो तो सिस्टम चूज करने की बात है कि कौन एक्सटर्नल होगा और कौन इंटरनल होगा। हमने केवल किसको सिस्टम लिया है यहाँ पे? रिंग को। तो क्या अर्थ हमारे सिस्टम में है? नहीं है। जब अर्थ हमारे सिस्टम में नहीं होगी तो क्या हम पोटेंशियल एनर्जी जैसा शब्द यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। केवल क्या यूज करेंगे? क्या यार तुमको ऐसे लग रहा है पता नहीं, तुमको देख के मैं धो दे तुमको। केवल क्या यूज करेंगे? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना था? रिलीज फ्रॉम रेस्ट 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ गया? 3/2 mgr। और केपी पे कितना हो गया? हाफ m वेलोसिटी एट b का स्क्वायर। mm भस्म हो गया। v कितना आ गया बोलो? √3gr। बात समझ में आई? कुछ समझे क्या यार? कुछ तो पढ़ाएंगे हम, मैंने कुछ तो पढ़ाएंगे। ऐसा तो थोड़ी राजा राम एक राजा थे और दशरथ के बेटे थे, कहानी सुनाएंगे वो अभी नहीं समझ में आएगी। ऐसा 4 पात्र हो, 5वां कौन? उन्हें फिर पूछोगे तुम। कुछ तो पढ़ाएंगे। थोड़ा सा पढ़ा तो मुंह पे सन्नाटा 12 बजे लगी। ये क्या हो गया है? लिखो नहीं। सुनो ध्यान से बात हमारी, इसको फिर से बता दे। हाँ बता फिर से। हाँ बोलो बोलो। कितने चाहते फिर से बता दिया? चाहते रहो, गरीब रहो तुम। नहीं बताएंगे। जा घास का और रामगढ़ ताल पे कलेजा फाड़ के पढ़ाओ, फिर से बता दिया। 4 फोर्स लग रहे हैं। फोर्स इनटू फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, राइट। रिएक्शन तो हमेशा सर्कुलर मोशन में कैसा वर्क करता है? 0। टेंशन भी कैसा वर्क करता है सर्कुलर मोशन में? 0 सर्कुलर मोशन में, ठीक है। यहां mg की, यहां से यहां तक आने में mg की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? r। mg के अपोजिट में नहीं। और F1 की दिशा में कितना? r। और F2 की दिशा में कितना? r। खत्म था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया वर्क डन नेट। और सिंपल, हम जब सिस्टम में केवल रिंग को ले रहे हैं तो अर्थ हमारा सिस्टम नहीं है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का शब्द नहीं बोलेंगे, तो सिर्फ क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इसको लगा दिए, वेलोसिटी आ गई। अच्छा प्रॉब्लम था ये, बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक प्रॉब्लम देखो, हुआ कुछ ऐसा, यहां पे एक फोर्स लग गया ऐसा, रेडियस r है, ये रिंग है मास m की, इस पर फोर्स F लग रहा है। इट रिमेन्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, सॉरी टेंजेंशियल, ठीक है। F इज 3 mg, ठीक है। दिस फोर्स F ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, टेंजेंशियल। ऑलवेज रिमेन्स क्या? हमेशा वो टेंजेंशियल रह रही है, टेंजेंशियल, उसके स्पर्श की दिशा में हमेशा टेंजेंशियल रह रही है। ऐसे 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 होते होते हम कहां लेते आ रहे हैं बोलो? यहां तक लेते आ रहे हैं। कहां तक? बी तक। पूछा है फाइंड वर्क डन बाय क्या? वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? माइनस mg इंटू r, माइनस mg r, है कि नहीं? तो वर्क डन बाय f कितना हो गया? हमारे इस एजेंट ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव के नेगेटिव? कैसा? एक काम करते हैं, क्या करें, क्यों ना इसको पकड़ के सीधा कर दे, ये इधर आ गया, ये यहां आ गया, तो हर पल क्या उसी की दिशा में ही तो है। और कितना चला? 2 पाई r का 1/4 पाई r/2। तो a से b तक का जब भी टेंजेंशियल हो तो टेढ़ा सोचो ही मत,
यार जब उसी दिशा में चलना तो टेढ़ा चलो चाहे सीधा चलो, इसकी दिशा में ही तो हो, नहीं समझे? तो ए से बी तक आने में कितनी दूरी चलेगा? 2 पाई आर का 1/4 यानी कितना? पाई आर बाई 2। तो क्या हो जाएगा बोलो? वर्क डन। फोर्स की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? पाई आर बाई 2। तो 3 mg इंटू क्या? पाई आर बाई 2। आंसर हो जाएगा। जब टेंजेंशियल हो तो उसको पकड़ के सीधा कर दो और टोटल पाथ लेंथ लिख दो। 2 पाई आर का कितना? 1/4 कितना हो गया बोलो? हाँ। अब मान लो यहां पे एक बीड है, इसका मास m है, और ये यहां पे एक पॉइंट B है, राइट, और ये पॉइंट तुम्हारा A है। इस पर एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कुछ समथिंग 5 mg, राइट। इट इज ऑलवेज सेंट्रल, राइट, हमेशा वो B की ओर देख रहा है, राइट। आप पहली बात तो ये बताइए, इज दिस फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल? हमेशा वो किसकी ओर देख रहा है? B की तरफ। बताओ ये F जो है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? हाँ, वेरिएबल है। क्यों? कैसे बताओ? वो तो हमेशा B की तरफ है। सर्कुलर मोशन से क्या मतलब है? फोर्स की दिशा किधर है? सर्कुलर मोशन से क्या मतलब है? उस पार्टिकल का पाथ थोड़ी पूछ रहे हैं, फोर्स की दिशा पूछ रहे हैं। क्या फोर्स की दिशा बदल रही है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ बदल रही है? कितने लोग कह रहे हैं कि बदल रही है? बदल रही है। क्यों? तो जब वो यहां आएगा तब उसकी दिशा किधर होगी? तब भी B की ओर होगी। जब यहां आएगा तब भी B की ओर होगी। तुम देख रहे हो ये एंगल पहले कम था, ये अब क्या हो गया? ज्यादा। अब क्या हो गया? और ज्यादा। यहां आएगा तो टोटल B की तरफ हो जाएगी ऐसे। तो ये एंगल बदला कि नहीं बदला? ये खुद वेक्टर रोटेट कर रहा है। वो B की ओर सेंट्रल फोर्स, ये फोर्स कैसा है बोलो? सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की ओर, मतलब सेंटर की ओर नहीं, किसी पॉइंट की ओर सेंटर्ड है, और वो सेंटर की ओर बने रहने के लिए खुद को रोटेट करेगा। तो ये फोर्स स्पेस में उसका ओरिएंटेशन है कि नहीं है? वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसका एंगल पहले यहां था तो ऐसे फिर इधर आएगा, तो उधर की ओर बने रहने के लिए उसको अपनी दिशा बदलनी पड़ रही है कि नहीं? तुम वहां खड़े हो जाओ, अरे जान दो, ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ठीक है। तो फोर्स जो है ये एक वेरिएबल है, खैर, लेकिन आंसर इसका होगा जब कभी भी सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है? इट्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन क्या? पाथ। तब भूल जाओ यार कि ये रास्ते से जा रहा है, तब मान लो कि इसी रास्ते से जा रहा है। तो फोर्स इंटू फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? फोर्स 5 mg इंटू उसकी दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना? r√2, r√2 आंसर। जब फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है और उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम मान लें कि जो शुरू की दिशा थी उसी दिशा में चलता चला गया वहां तक, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? r√2। आंसर इसका वही आएगा, चाहे जैसे करोगे। उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। जैसे दो तरह के फोर्स हैं, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तुम फ्रिक्शनल फोर्स के खिलाफ काम करोगे, स्प्रिंग फोर्स के खिलाफ। स्प्रिंग को धक्का देते हो तो वापस वो तुम्हें धक्का देता है। तुम ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम पेन को ऊपर खींचते हो, वापस छोड़ देते हो, पेन नीचे चली जाती है। लेकिन क्या फ्रिक्शन के साथ ऐसा है? तुम यहां से यहां तक फ्रिक्शन से आओ तो फिर फ्रिक्शन खींच के तुमको वहां लेता गया, ऐसा है क्या? तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि इसके खिलाफ किया गया काम स्टोर नहीं है। बात समझे? अभी मैं, तुम पढ़े तो उर्दू में एक शेर है कि उन्होंने मेरे घर, मुझे ऊपर पत्थर फेंके और मैंने उस पत्थरों से अपना घर बना लिया। नहीं समझे बात को? तो ये आदमी कैसा है? कंजर्वेटिव आदमी है। तुम पत्थर फेंको उसका घर बन रहा है। और एक नॉन कंजर्वेटिव है जो कि तुम एक गाली दोगे तो 100 गाली देगा और भेजेगा, वो नॉन कंजर्वेटिव। उसका एनर्जी कंजर्व नहीं है।
मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ बोलिए? जिसके खिलाफ किया गया काम क्या होता है? स्टोर हो जाता है। जब आप ये पेन यहां रखा हुआ है, इसे आप उठा के ऊपर ले गए तो आप वर्क किए, आपके द्वारा किया गया कार्य स्टोर हो गया कहां? हवा में, अर्थ और ब्लॉक के एनर्जी में, उस संरचना में ही। बात समझ रहे हो? जैसे तो एक बात समझो, एक आदमी है मरियल और एक आदमी लंबा चौड़ा और एकदम भीमकाय। तुम क्या कहते हो कि जो आदमी व्यायाम करता है और भीमकाय है, लंबा चौड़ा है, तुम बोलोगे कि इसकी एनर्जी के अंदर जो काम करता है उसके अंदर दिख रहा है। एक मरियल आदमी वो कुछ नहीं करता, चूहे की तरफ पड़ा है, जाड़े भर फिर निकल रहा है बिल में से, वो क्या है? खैर वो भी मोटा हो जाएगा बैठे बैठे, ठीक है। तो मैं कहता हूं किसी के खिलाफ किया गया काम स्टोर दिखता है, उस संरचना में ही वो काम दिखता है। अगर पेन यहां पे पड़ी हुई है, राइट, तो ठीक है बात, तो एनर्जी कुछ नहीं थी इसके अंदर। मैं इसे उठाता हूं, उठा के मैं यहां रख देता हूं, इसकी एनर्जी बदल गई कि कम हो गई? बदल गई कि वही रही? वही रही, बदल गई। क्यों? काइनेटिक एनर्जी पहले भी जीरो थी, काइनेटिक अभी भी जीरो है, लेकिन थोड़ा दूर, दो चीजें पास आना चाहती है और हम दूर ले जा रहे हैं उनको। पेन चाहता है कि हमेशा अर्थ से चिपका रहे और मैं पेन को खींच करके अर्थ से दूर ले जा रहा हूं। तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूं? पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं। और जो मैं वर्क कर रहा हूं वो स्टोर हो जा रहा है किस चीज में? अर्थ और पेन की पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक, ये गलत शब्द है। पोटेंशियल एनर्जी एक अकेले ब्लॉक की हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ब्लॉक सिस्टम ऐसा डिफाइन करेंगे। तो जब पेन कहां रहना चाहता था? हमेशा अर्थ के सरफेस पे, और मैं उसको खींच के दूर ले जा रहा हूं, तो इस प्रोसेस में मैं वर्क कर रहा हूं, है कि नहीं? राइट। तो मैं वर्क डन पॉजिटिव कर रहा हूं और वो स्टोर हो जा रहा है सिस्टम में। और जब पेन मौका पाएगा तुरंत फिर नीचे आ जाएगा। तो वो एनर्जी कहां से पाया नीचे आने की? जो एनर्जी हमने दिया था उसको ले जाते वक्त वही एनर्जी वापस वो लौटा देगा। तो ये वो बैंक जैसा है। तुम बैंक में क्या किए? तुम बैंक में पैसा डाले, तुमको बैंक पैसा वापस दे दिया, कंजर्वेटिव है कि नहीं? और एक जेब कतरा है, जेब काट लिया, तुमको पैसा देने थोड़ी आएगा, ऐसा था। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ किया गया काम वो स्टोर नहीं होता है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के खिलाफ किया गया काम स्टोर हो जाता है। कौन कौन फोर्स कंजर्वेटिव है? ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और कौन कौन कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है? फ्रिक्शन, राइट। देखो बहुत चिल्लवाते हो तुम लोग यार, बहुत चिल्लवाते हो।
ठीक है, देख लीजिए ये 3 प्रॉब्लम। एक कार जो है, सुनिए समझिए, सिचुएशन और आंसर एक एक लाइन के है, ठीक ना, सिचुएशनल केवल चेंजेस है, कंसेप्ट वही है। एक कार ए से चलती है और बी पे आ जाती है। जब एक कार पहाड़ी पे चल रही थी, इसकी स्पीड इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कितना मीटर पर सेकेंड, 54 इंटू 5/18 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड थी, यहां पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे। फाइंड वर्क डन बाय वेट, वेट ने कितना वर्क किया, कार का मास है 1400 किलोग्राम, वेट कितना होगा नीचे की तरफ 14,000 क्या न्यूटन, वेट नीचे और वेट के विरोध में 10 मीटर ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कितना वर्क हुआ, -14,000 इंटू 10 है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 -1.4 इंटू 10⁵ जूल। ये वर्क कौन कर किया, वेट ने किया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय रिएक्शन, रिएक्शन तो कितना वर्क करेगा 0, रिएक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फ्रिक्शन 0 वर्क किया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी थी, ½ mv² थी, बोलो मास कितना था कार का 1400, v कितना था 20, 15 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बोलो 700 इंटू 15 का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, अब तुम क्या करो, सिस्टम में केवल किसको ले लो, कार को ले लो, तो कार के लिए क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 700 इंटू 15 स्क्वायर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, फाइनली 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो गया बोलो, -700 इंटू 15 स्क्वायर, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही वर्क डन बाय रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय वेट प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तीनों मिलके इतना हो रहा होगा। वर्क डन बाय रिएक्शन कितना आ गया है 0, वर्क डन बाय वेट कितना आ गया है बोलो -1.4 इंटू 10⁵, तो इसको उधर भेजोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, कितने फोर्स लग रहे थे इस कार पे 3, वेट रिएक्शन और फ्रिक्शन। यहां से यहां तक जाने में वेट ने कितना काम किया तुम निकाल लिए, नहीं निकाल पाए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, इतनी, फाइनल थी 0, तो यहां पे सिस्टम में केवल कार को ले रहा हूं। क्या अर्थ हमारे सिस्टम में है, क्या हम पोटेंशियल एनर्जी जैसा शब्द यूज करेंगे, नहीं, तब क्या करेंगे, सिंपल के इनिशियल प्लस W एक्सटर्नल लीव के फाइनल, के फाइनल 0 इनिशियल इतना, अभी कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, आ जाएगा। ठीक है, एक मास है 0.2 kg का, इसको A से उठा के B पे रखना है, और ये 3.2 मीटर ये है, 10 मीटर ये है। अगर हम इसको उठा करके ऐसे खींच के ले आए स्लाइड के अलावा, या उठा के ऐसे ले जाए, क्या हम किसके खिलाफ काम कर रहे हैं, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, केवल ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रल फोर्स के खिलाफ किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर स्मूथ है तो चाहे तुम ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, वर्क डन उतना ही ले जाना पड़ेगा। हाँ, फ्रिक्शन आ जाएगा तब इधर वर्क डन कुछ और होगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेंट्रल फोर्स नहीं है। अगर ये स्मूथ है तो चाहे तुम ऐसे ले जाओ, चाहे बल्कि तुम ऐसे ले जाओ, एक रास्ता ऐसे बना लो भीतर भीतर ऐसे ले जाओ, तब भी वर्क डन वही होगा, है कि नहीं। कितना होगा बोलो, इसकी एनर्जी यहाँ 0 थी काइनेटिक, यहाँ 0 है, ले जाने में बढ़ गई एनर्जी कितनी, U = mgh, m कितना है बोलो 0.2, g कितना है 10, h कितना है 3.2, कितना आ गया 6.4 जूल। 6.4 जूल वर्क करना पड़ेगा इसको यहां से यहां ले जाने में, और पाथ इंडिपेंडेंट होगा। दिस वर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिकॉज दिस वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज सेंट्रल वर्क डन अगेंस्ट सेंट्रल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, राइट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल बिकॉज इट इज ऑलवेज सेंटर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। कल क्लास है हमारी, नहीं है, परसों है। देखिए हुआ ये है, एक लड़का है, बॉय है, उसका मास 20 kg है, वो यहां से सीढ़ी से ऐसे चढ़ता है, यहां आ जाता है, और यहां से सड़क के यहां आ जाता है, ठीक है। पूछा है यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय लैडर क्या होगा, 0।
क्यों 0? वर्क डन बाय लैडर क्या होगा बोलो? क्योंकि लैडर पे हम चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं एक बात बताओ। हमारा 2 पैर, एक पैर ये और एक ये हाथ, ये हम पकड़ते हैं और ये पैर हवा में उठता है और ये हाथ हवा में उठता है। दो चीजें फ्री है। क्या ये सीढ़ी के कांटेक्ट में है? नहीं है। तो ये तो कोई वर्क किए ही नहीं, ये तो सीढ़ी के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो इन दोनों पे कोई सीढ़ी वर्क की ही नहीं, क्योंकि हम इसको पकड़, जितनी देर तक हम यहां से यहां ले जा रहे हैं, क्या सीढ़ी कोई वर्क की? ये अपने से हाथ ऊपर गया और सीढ़ी, ये पैर ऊपर गया, सीढ़ी कोई वर्क की क्या? नहीं की। तो इन दोनों पे तो कोई की नहीं, और जो दोनों कांटेक्ट में है उनका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वहां भी वर्क नहीं की। तो वर्क डन बाय लैडर क्या हो गया? 0। नहीं समझे? अगर हमारे 4 पैर हैं तो 2 पैरों से हम ये पकड़े थे और 2 पैर ऊपर किए, राइट? तो ये कांटेक्ट में ही नहीं है, ये दोनों पैर हो गया हमारा, इन पे तो कोई वर्क हुआ नहीं, और ये दोनों कांटेक्ट में थे तो इन पर क्यों नहीं वर्क हुआ? क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वर्क डन बाय लैडर क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझ आई? अच्छा, बच्चे का मास 20 किलोग्राम है, यानी इसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है बोलो? 3/10 ऑफ वेट लग रहा है, यानी 200। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है। अब बताओ यहां से यहां आने में कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया बोलो? mgh। नहीं समझे? नहीं ना? बोलो। वर्क डन बाय स्लाइड छोड़ दो, ध्यान से देखो। तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, क्योंकि स्लाइड कर रहा है। अगर वॉक करते हुए चलता तो आगे लगता, फ्रिक्शन कर रहा, लग रहा है पीछे, और उसका mg sin थीटा लग रहा है किधर? mg sin थीटा लग रहा है आगे, और रिएक्शन लग रहा है इधर, और mg cos थीटा लग रहा है इधर। कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। 4 नहीं, गोबर गणेश 3, जिंदगी भर गोबर ही रहो एकदम से। mg तोड़ते हुए तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन 4 लग रहे हैं। mg ही टूटा है भाई, mg sin थीटा। एक फोर्स mg, दूसरा रिएक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा बोलो? तो इस स्लाइडर ने बॉडी पे 2 फोर्स लगाया, कौन कौन? रिएक्शन और फ्रिक्शन। वर्क डन बाय रिएक्शन क्या हो गया? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और रिएक्शन ऐसे है। वर्क डन बाय रिएक्शन क्या हो गया बोलो? 0। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया? फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे। कितना हो गया? पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे। माइनस F 60 है और डिस्प्लेसमेंट 10 है। कितना हो गया? F यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, कितना आ गया? -600 जूल। बात समझ में आई? अच्छा, फिर क्या पूछा है? वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ये देना जरा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन दी बॉडी। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द बॉडी, बताइए कितना होगा? किस में पूछ रहा है वो? 20। बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, जब वो A से B तक जा रहा है, तो खैर A से B से जाके C तक आने में भी कितना हो रहा है? 2C। उसको ताकत कब तक लगानी पड़ रही है? B तक। वहां से तो अपने से आ रहा है, तो क्या काम कर रहा है क्या वो? तो वर्क डन बाय A to B प्लस वर्क डन इन B to C। क्या आदमी ने B से C तक आने में, बच्चे के भीतर जो ताकत है, जब मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं, राइट? या सीढ़ी पे चलते वक्त हम काम करते हैं, और छोड़ दिया जाए ऐसे स्लाइडर पे, अपने आप हम सरक रहे हैं, तो काम थोड़ी कर रहे हैं। तो B से C तक आने में बच्चे के भीतर जो ताकतें हैं, उसकी अपनी ताकत, क्या उसने कोई काम किया? नहीं। लेकिन A से B तक जाने में उसने काम किया है, उठ के गया है। यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। लेकिन यहां पोटेंशियल 0 है, और यहां पोटेंशियल कितना है? mgh। m कितना है? 20। g कितना है? 10। h कितना है? 8। कितना हो गया? 1600 जूल। यानी यहां से यहां तक जाने में जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है 1600 जूल, उसके भीतर की ऊर्जा आ गई। तुम बलदेव प्लाजा से नीचे खड़े हो, सीढ़ी पे नहीं, नीचे तुम्हारे पास 2000 जूल एनर्जी थी, और ऊपर आने में सीढ़ी का 300 जूल ऊर्जा खर्च हो गया, तो ऊपर आने में तुम्हारा कितना ऊर्जा बच गया? 1700 जूल, है कि नहीं? तो आखिरकार तुम्हारी ही, तो तुम जो ऊपर आए हो, राइट, तो अपने पूरे शरीर को तुम खींच के ऊपर ले आए हो, तुम ग्रेविटी के खिलाफ काम किए हो। और कौन काम किया है? तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा। जो रोटी खाते हो, रोटी समझते हो? रोटी, हाँ, राइट। तो रोटी ही किसमें बदल गई है? ऊर्जा का, आंतरिक ऊर्जा तुम्हारी बदल गई है पोटेंशियल एनर्जी में।
तो जैसे ही ये बच्चा ए से बी से सी आता है तो कितना वर्क करता है बच्चा यहां से यहां तक जाने में 1600 जूल। बात समझ में आई? लिख लो बस इतना ही चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन कराए क्लास में यार, अब होने चाहिए। अभी भी किसी का डाउट है पूछ ले बाहर आकर के। हाँ